हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी में, जिसमें हमने शुरू किया था महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री। ये है इस चैप्टर का हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हम प्रोबेबली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो फार हमने चैप्टर में क्या देखा कि पास्ट में टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या टूरिज्म के तौर पे हुआ करता था। तो ये कुछ टूरिस्ट थे, हमें कुछ ट्रैवलर्स थे, उनके अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा। थॉमस कुक जो कि पहले जिनके लिए मैंने कहा था कि वो पहले ट्रैवल एजेंसी उन्होंने ओपन की थी, तो ये उनके पैम्पलेट्स थे। टाइप्स ऑफ टूरिज्म हमने देखना, लोकल, इंटरनेशनल, नेशनल। उसके बाद हिस्टोरिक टूरिज्म क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया। देन मूविंग ऑन, ज्योग्राफिकल टूरिज्म में ये कुछ जगह हैं कि, एंड देन हेल्थ के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ट्रैवल करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के मैंने फोटोस आपको दिखाए थे कि मुन्नर का टी स्टेट है, जो कि पूरा टी का बागान है, कि अगर आपको फोटो में दिखेगा तो पूरा का पूरा टी स्टेट है कि। तो उसमें वहां पे हमें बहुत कुछ बताया गया जो कि रिलेटेड था हमारे चाय कैसे ग्रो होती है, क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सब उसमें बताया था। तो वो एक एग्रीकल्चर टूरिज्म का पार्ट था। ये हमारा चैप्टर रहा। हमने क्या क्या देख लिया, 8.1 टूरिज्म इन पास्ट और 8.2 टाइप्स ऑफ टूरिज्म। आगे क्या बचा है, 8.3, 8.4 और 8.5 डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म की तरक्की के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक जगहों की, जो जगहें ऐतिहासिक तौर पर मान्यता रखती हैं, कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन जगहों को कंजर्व करना और प्रिजर्व करना, यानी संजो कर रखना। एट द लास्ट, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लास्ट पार्ट में हमेशा ये आता है कि उस एरिया में, उस फील्ड में हमारे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो ये तीनों पार्ट्स हम कवर करते हैं फटाफट से। टूरिज्म इन पास देख लिया, टूरिज्म आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं कि अब development of tourism. The crucial issue in development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about various aspects of actual travel, proper social conduct, and during their stay and destination places. देखो, एक सबसे बड़ा इशू, अगर आपको कभी भी घूमना हो, लाइफ में कहीं पे भी घूमने जाना हो कि, तो एक आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको ट्रैवल करना कैसे है। आप ट्रेन से जा सकते हो या फ्लाइट से जा सकते हो, कौन सी ट्रेन जाती है और कौन सी फ्लाइट जाती है, कितने बजे निकलती है, ये सब आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या जरूरत है, हमें गाइडेंस चाहिए होती है। उसके बाद जहां आप जहाँ रहे हो, वहां का सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर और ड्यूरिंग द स्टे। आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, जहां आप घूमने जा रहे हो, वहां का सोशल कंडक्ट क्या है। अब सोशल कंडक्ट का मतलब होता है, जैसे कि आप देख लो, अगर आप कभी क्लब जाते हो, कहीं पार्टी करने जाते हो, तो आपका जो आउटफिट होता है, जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, वो अलग होता है। लेकिन अगर आपको कोई रिलीजियस टेम्पल विजिट करना है, कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करना है, तो आप कैसे कैसे ड्रेस करते हो, बिल्कुल अलग ड्रेस करते हो, ऑलमोस्ट ऑपोजिट। वैसा होता है सोशल कंडक्ट। फिर आप क्या नहीं बोल सकते, कहीं पे आप बहुत लाउड नहीं बोल सकते। कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे आप कोई लाइब्रेरी में आपको होता है कि आप लाइब्रेरी में जोर से बात नहीं कर सकते। वैसे ही होता है कि आप चर्च में ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें हमारी सोशल कंडक्ट का पार्ट होती हैं, कि आप कहीं जहाँ जा रहे हो, वहां पे आपको समाज में लोगों के आसपास जो आपके लोग होंगे, वहां पर आपको कैसा बिहेव करना है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब गाइडेंस के लिए क्या हो सकता है कि, देखो मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया ना, इसको आप एक नंबरिंग देते जाओ कि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म की तरक्की के लिए क्या क्या करना है। पहला तो प्रोवाइड करना है बराबर गाइडेंस, बराबर चीजें पता चलनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है कि। उसके बाद giving priority to ensure safe transport and security facilities for the tourist, amenities of reasonably good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on travel route is of great significance in promoting tourism. अब आप चाहते हो आपके शहर में कोई ऐतिहासिक जगह है, आप चाहते हो कि आपको वहां पे आकर के लोग विजिट करें, आप चाहते हो अपनी शहर को, आपकी कोई पर्टिकुलर जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना, जहां पर लोग आए, विजिट करें, उसपे आपकी एक इनकम क्रिएट हो। अब आपको टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किस चीजों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेफ है या नहीं है। क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग सिर्फ इसीलिए किसी जगह को
किसी जगह के रिव्यू को खराब देते हैं कि भाई हम यहाँ गए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं था, यहाँ पे ऑटो वाले बदतमीज होते हैं, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ओवर प्राइस चार्ज करते हैं। तो वो कहाँ क्या बात हो जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन सेफ और रिलायबल है या नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट, आप होटल में चेक इन करो, होटल्स में सीसीटीवी कैमरास रहेंगी, आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, आपका आईडी कार्ड मांगा जाता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सेफ्टी के लिए। वहां पे वॉचमैन होते हैं, गार्ड्स होते हैं के, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आप किसी अपने घर से इतना दूर हो, आपको सिक्योर फील होना चाहिए कहीं पे आप जाते हो तो। फिर एम्यूनिटीज ऑफ रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड, बहुत लग्जरी लेवल पर एम्यूनिटीज नहीं मांगता कि भाई हमारे होटल में स्पा भी हो, इतना बड़ा पूल भी हो, हमारे इस पे बहुत हाई हाई राइज बिल्डिंग हो, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए होटल की, ऐसा एम्यूनिटीज नहीं मांगते। कुछ रीजनेबली अच्छे लेवल की एम्यूनिटीज, जैसे कि बेसिक लिफ्ट होनी चाहिए। अगर 5 माले की अगर आप किसी होटल में रखते हो तो आप बोलोगे ना कि भाई मैं 5 माले तक चढ़ के थोड़ी ना जाऊंगा, एम्यूनिटी इतनी तो होनी चाहिए कि लिफ्ट रहे और साफ सफाई रहे, कचरा नहीं होना चाहिए आपका, आप चाहोगे आपके रूम साफ रहे। उसके बाद फिर अगर आप कहीं टूर पे जाते हो, कहीं पे आप अपनी गाड़ी करा के गाड़ी हायर करके जाते हो, तो आप बोलोगे कि यार वो गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक अच्छे स्टैंडर्ड की, एक अच्छे स्तर पे रीजनेबल एम्यूनिटीज होती हैं। उसके बाद रहने के लिए भी अच्छी अकोमोडेशन होनी चाहिए, गुड अकोमोडेशन मतलब अच्छी रहने की जगह अवेलेबल होनी चाहिए। फिर अच्छे वॉशरूम्स होने चाहिए ट्रैवल रूट पे। अगर जैसे मैं देखो यहाँ मुंबई से पुणे ट्रैवल करती हूँ, तो मुंबई से पुणे हाईवे पे रोड्स पे कहीं ना कहीं ढाबे होंगे, कहीं ना कहीं वॉशरूम फैसिलिटीज होनी चाहिए। मैं भी सोचूंगी कि यार मैंने तो बहुत सुना है कि इस रूट से यहाँ जाने का जो रूट है ना, इस पे ज्यादा अच्छे वॉशरूम्स नहीं है, कि यहाँ पे रास्ता जो है बहुत खराब है, पॉट होल्स बहुत हैं। तो ट्रैवल रूट कैसा है, हमारे जो ट्रैवल का रास्ता है वो कैसा है ना, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, एक सिग्निफिकेंस रखता है कि क्या आप अपने शहर के या उस जगह के टूरिज्म को प्रमोट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। It is also very important to pay special attention to special needs of handicapped tourists. कहीं कई जगहों पर हमारे साथ कुछ एजेड लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं, कुछ पर्टिकुलरली हैंडीकैप्ड होते हैं कि, तो हम चाहते हैं ना कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज हो जो उन्हें भी एक जगह दे सके। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हम बोल सकते ना कि भाई अगर आप व्हील चेयर पे हो तो आप घर पे बैठो, क्यों घूमने निकले हो। नहीं, हमारा काम है ऐसा टूरिज्म को अगर प्रमोट करना है तो हमारा और गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि जो व्हील चेयर पे हो वो भी घूम सके, वो भी ट्रैवल कर सके। तो हैंडीकैप फ्रेंडली बनाना जगहों को इम्पोर्टेंट है कि, ये हो गया देखो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐतिहासिक जगह है, जो कोई हेरिटेज साइट है, कोई धरोहर है के, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको प्रिजर्व करो, उसे संजो के रखो। इट इज एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल वेंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। कुछ चीजें अगर आप कहीं पे भी मान लो आप कभी दिल्ली जाते हो, कभी आगरा जाते हो, या कभी आप द्वारका या सोमनाथ जाते हो या अयोध्या जाते हो, जहां पर भी कहीं पे भी इंडिया में कोई हिस्टोरिकल जगह है, साउथ इंडिया में है या इवन देश के बाहर भी कहीं पे भी कोई हेरिटेज हिस्टोरिकल जगह, कोई विश्व धरोहर हो, तो आपका काम है आप वहां पे वेंडलाइज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें। वहां पर आप थूक के नहीं आए, वहां पे आप कचरा करके नहीं आओ, वहां पर आप कुछ पेंट वेंट करके नहीं आओ, आप अपने गंदे हाथ लगा कर नहीं आओगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वेंडलाइज ना हो प्रॉपर्टी, ऐसी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स खास करके। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एवरीबडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक, क्या क्या करने से खुद को रोकना है, क्या करने से रिफ्रेन करना है, क्या एक्टिविटीज से, दीवारों पर लिखना, ट्रीज पे कार्व करना, देखा होगा झाड़ों पे ऐसे लोग कार्विंग करके जाते हैं कि बना के। फिर या फिर ऐसा कोई पेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन गार्निश कलर्स, ऐसे ऐसे कलर से पेंट करना मॉन्यूमेंट्स को जो खराब कर सकते हैं, उनका लुक बिगाड़ सकते हैं कि, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की मेंटेनेंस के लिए आप सही पेंट इस्तेमाल करते हो या नहीं। उसके बाद एज अ टूरिस्ट आपको क्या नहीं करना, राइटिंग नहीं करनी, थूकना वूकना नहीं है, यही सब है। लैक ऑफ गुड एम्यूनिटीज इन प्रीसिंक्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स कॉजेस फिल्थीनेस। अब आप किसी हेरिटेज साइट पे जाते हो,
मान लो आप राजस्थान गए या आप महाराष्ट्र में ही कहीं पे किसी फोर्ट को देखने के लिए गए हो, लेकिन आसपास आपको दिखता है कि वहां पे कोई डस्टबिन नहीं रखे गए हैं, वहां पे अच्छे से वॉशरूम नहीं बनाए गए हैं, क्लोज्ड वॉशरूम नहीं है, तो लोग कहीं पर भी कचरा फेंक के जाते हैं, कहीं पे भी वो यूरिनेट करते हैं, और पूरा का पूरा जो प्रीसिंक्ट है, मतलब वो जितना भी आसपास उस हिस्टोरिकल जगह के आसपास का इलाका है ना, वो बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ गुड एमिनिटीज, अच्छी एमिनिटीज नहीं है, इसलिए वहां पे फिल्थीनेस, कचरा बढ़ रहा है। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर टूरिस्ट दैट पैम्पलेट्स, गाइड्स and history books about a tourist site be available in their own language. आपको अगर कहीं पे भी घूमने जाना है, आपको वहां पे पैम्पलेट्स मिलते हैं कि भाई इस शहर में क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद इस शहर का इतिहास क्या है, या इस किले का इतिहास क्या है। मान लो आप किसी फोर्ट पे जाते हो महाराष्ट्र में, तो आपको बताएंगे कि इस किले का इतिहास क्या है, ये पैम्पलेट है, और आप इसको पढ़ सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है क्या क्या यहाँ का इतिहास है। कि तो कई बार ना ये पैम्पलेट्स और ये बुक्स और ये गाइड बुक्स जो होते हैं ना, जरूरी है कि ये सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में ना हो, ये बाकी दूसरी भाषाओं में भी बननी चाहिए, ताकि हर भाषा के लोग जो है ना वो पढ़ के समझ सके। सो लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। बहुत वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, इंडिया के बाहर बोली जाती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस में जो भी जगह के बारे में इंपॉर्टेंस है, जो भी पैम्पलेट्स हैं, गाइड बुक्स हैं, उसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाएं। इट वुड बी हेल्पफुल इफ टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। अब कई बार हमने ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स भी देखे हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं। अब आप किसी बहुत ही ऐसी किसी जगह पे जाओगे ना जहां पर बहुत टूरिस्ट आते हैं, पूरे इंडिया से भी और देश भर से भी, खास करके मुंबई में आप देखोगे, यहाँ पर कई बार आपको टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फिर इंडिया की बहुत सारी बाकी भाषाएं, कई बार इवन फॉरेन लैंग्वेजेस, जापानीज या इटालियन भी बोलते हैं। कि मैंने ऐसे भी टैक्सी ड्राइवर्स देखे हैं मुंबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट ऐसी जगहों से आते हैं, विजिट करते हैं, इसीलिए वो सीख लेते हैं कि उनसे बात कर सके, कन्वर्स कर सके। तो क्या एक वेलकमिंग फीलिंग होती है ना, कि जब आप महाराष्ट्र से कभी बाहर जाओगे और कोई आपसे मराठी में बात करेगा, तो आपको थोड़ा वेलकमिंग ज्यादा लगेगा कि भाई चलो हमें चाहते तो हैं ये लोग यहाँ पे। दे में ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज टूरिस्ट गाइड्स। कई बार ना हमारे टैक्सी ड्राइवर्स या ऑटो ड्राइवर्स ही बताते हैं कि मैडम यहाँ पर ये जगह है ना, इसका ये इतिहास है, यहाँ पर आप जाओगे ना आपको ये मिलेगा, अगर आपको वो खरीदना है ना तो आपको उस मार्केट में मैं लेके जाऊंगा। तो कई बार वो टूरिस्ट गाइड, टूर गाइड के तौर पे भी काम कर लेते हैं। So collect pictures and photos of the cultural, natural and mixed heritage sites in India with the help of internet। आपको एक पूरी लिस्ट आई थिंक चैप्टर 3 में दी गई है, इंडिया में जो भी कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, इंडिया में उनकी जगहें। तो मैंने कुछ फोटोज तो आपको तब भी दिखाए थे, कुछ और आप जमा कर लोगे। कास पत्थर का भी फोटो आई थिंक मैंने उसी में आपको दिखाया था। फिर आता है हमारा कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अच्छा, मुझे लगता है मैंने कुछ और फोटोज भी इस चैप्टर से दिए होंगे। देखो ये ट्रेवल गाइड बुक्स हैं कि आपको यूएस जाना है, ये यूएसए नेशनल पार्क का बुक है कि वहां पर कौन से नेशनल पार्क है। फिर बेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में क्या क्या घूमने लायक है, यूएसए की बेस्ट ट्रिप्स क्या हैं, इंग्लैंड का पूरा गाइड बुक है, इटली का पूरा गाइड बुक है, आपको काम आएगा। यहाँ पे फ्रांस का पूरा गाइड बुक है, ये आप पढ़ के जा सकते हो कभी भी आपको किसी देश में जाना हो तो। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, ज्यादातर लोग बुक्स पढ़ते नहीं है, पैम्पलेट नहीं लेते हैं के, तो ज्यादातर तो आपको डिटेल्स इंटरनेट पे मिलती है। ट्रैवल इंडिया, अ कंप्लीट गाइड टू टूरिस्ट। इंडिया ट्रैवल करने का पूरा गाइड टूरिस्ट के लिए, ये एक पूरी बुक है। चित्रागढ़, यहाँ पे लिखा भी है किसकी बुक है ये, उन्होंने लिखी है कि आप इंडिया में, अच्छा चलो आगे देखते हैं, आप इंडिया में और कहाँ 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 विजिट करते हो, कब कौन सा सही टाइम होता है विजिट करने का, ये सब चीजें आपको गाइड बुक से पता चलती हैं। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट इज अ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। Our country is rich with historical sites dating to ancient, medieval and modern period. It is also blessed with abundance of nature. ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है जब हम कहते हैं ना कि हमें हमारी धरोहर को प्रिजर्व करके रखना है, संजो के रखना है ना, तो ये एक छोटा सा काम नहीं है, बहुत बहुत लंबा काम है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। कि
और खास करके जब जब हम इंडिया जैसे देशों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल साइट्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे फोर्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पिलर्स मिलेंगे, बहुत सारे महल मिल जाएंगे आपको। एंशियंट से लेके मिडाइवल से लेके मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पूरा भरा हुआ है कि पूरा का पूरा इंडिया भरा हुआ है हिस्टोरिकल जगहों से। और खास उसके बाद भी हमारे पास ऐतिहासिक जगहों के साथ साथ प्राकृतिक जगहें भी हैं, नेचुरल जगहें। हमारे इंडिया में हमको ऐसी जगह भी देखती हैं जहाँ पर बहुत अच्छे घने जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, नदियां हैं, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, पहाड़ है जहाँ पर बर्फबारी होती है। तो नेचुरल हमारे यहाँ पे ब्लेस्ड है इंडिया की, हमारे पास नेचुरली बहुत वैरायटी है के। तो जब हमारे पास कल्चरल और नेचुरल वैरायटी हो इतनी, आपको देखो यही यही डिफरेंस मैंने अगेन चैप्टर 3 में समझा था कि धरोहर जो होती है, हेरिटेज जो होती है किसी कंट्री की, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राकृतिक धरोहर, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, जंगल हो गए। फिर होती है कल्चरल, जिसको इंसान बनाता है, जो चीजें कल्चरल में, जैसे हमारे यहाँ पे ताजमहल आ गया, जंतर मंतर, यही मैंने आपको आगे इमेज दिखाई, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है। देन रॉक कट केव्स एट अजंता, एलोरा, घरपुरी, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कास प्लेट्यू, ऊपर आपको फोटो देखा मैंने, आपने राइट साइड में देखा होगा, इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। अब देखो ये जो जगह है ना, जंतर मंतर, ताजमहल, फिर अजंता एलोरा के केव्स जहां पर रॉक कटिंग की गई है, अगेन शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये सब जो जगह है ना, ये सब आपके आएंगी कल्चरल में, क्योंकि ये सब इंसानों ने बनाई है। लेकिन कास प्लेट्यू, कास पत्थर कहते हैं जिसको, और वेस्टर्न घाट्स, हमारे कोंकण रीजन महाराष्ट्र का, ये नेचुरल है, ये इंसान ने नहीं बनाया है, इसीलिए ये नेचुरल धरोहर है। जबकि ताजमहल और जंतर मंतर ये सब जो है ना, ये हमारे मैन मेड है। ये सब देख रहे हो, ये जंतर मंतर जयपुर का। फिर यहाँ पे आ गया हमारा अजंता केव्स, के अंदर आपको दिखेगा ये सारी कटिंग्स वगैरह भी इंसानों ने ही बनाई है कि। फिर हमारा सीएसटी स्टेशन है। फिर ये देखो, ये मैंने कहा था वेंडलिज्म ऑफ हेरिटेज, क्या हालत हो जाती है यार जगहों की, कुछ कुछ जगहों की तो, मतलब ये प्रिजर्वेशन तो नहीं है, ये प्रिजर्वेशन का उल्टा है कि ये डिस्ट्रक्शन है कि। तो दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करने के लिए, और फॉरेन टूरिस्ट तो इंडिया में हमारे इन जगहों को देखने के लिए आते ही हैं। इट मेक्स अस फील वेरी प्राउड व्हेन एन इंडियन हेरिटेज साइट इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आपको कभी न्यूज में सुनने को मिले कि हमारे देश की इस जगह को ना यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो ये न्यूज सुन के बहुत ही गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि यार हमारे देश की एक जगह यूनेस्को में है। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. We get to see the name, that people have written their names with charcoal, have drawn pictures, vandalized the heritage. ये न्यूज सुन के तो अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश की एक जगह यूनेस्को साइट में शामिल हो गई, पर जब हम एक्चुअली उस जगह पर जाके देखते हैं जहां पर हमने देखा कि ये हालत बना के रखी है, कितना दुख होता है यार, क्या कचरा कर देते हैं लोग। मतलब कितना दुख होता है, लोगों ने अपनी तस्वीरें बना दी, नाम लिख दिया, क्या नहीं करते। तो ये ये कहने के लिए तो सही है कि यूनेस्को में शामिल हो गए, बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में ऐसी धरोहर है, हमारा देश इतना रिच है हेरिटेज में, ऐतिहासिक जगहों में, पर क्या हमारे अंदर कोई सिविल सेंस है? To preserve the heritage site, we need to resolve। अब ये ऐतिहासिक जगहों को, हेरिटेज साइट को, धरोहर को संजोने के लिए हमको ही एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आई शेल स्ट्राइव टू मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट। अगर मैं किसी विश्व धरोहर इस जगह को देखने के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, विजिट करेंगे, तो हमारा काम है, हम स्ट्राइव करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी वहां पर साफ सफाई बना के रखने की। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल के नहीं बैठ सकते कि गवर्नमेंट साफ करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर सफाई का काम है, नहीं। आप कचरा नहीं करोगे तो किसी को साफ भी नहीं करना पड़ेगा। I shall do nothing, I should not do anything which will result in vandalizing of any historical site। मेरा प्रॉमिस है, मैं खुद
कभी वहां ऐसी जगह पे जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा या ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कि वो जगह वैंडलाइज हो, बर्बाद हो, वहां पे उसकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ना वो घट जाए। क्योंकि अगर हमारे इंडिया की हर जगह, हर हिस्टोरिकल जगह, हमारे किले, हमारा ताजमहल, जंतर मंतर, हमारे सारे पैलेसेस सब अगर ऐसे दिखने लगे ना तो इंडिया आना कोई पसंद नहीं करेगा। आप खुद इंडिया घूमना पसंद नहीं करोगे। सो ये था क्या हमारा कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। उसके बाद क्या था हमारी डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, क्या क्या कर सकते हो, पैम्पलेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में होने चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे ड्राइवर्स को हैं तो वो भी अच्छा है, सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन में होनी चाहिए, हमारे पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटीज होनी चाहिए, और हैंडीकैप्स के लिए भी स्पेशल क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हैंडीकैप लोग भी ट्रैवल कर सकें। उसके लिए कई बार क्या होता है, जैसे देखो कुछ जगह होती है जहां पर सिर्फ सीढ़ियां बना दी कि जो चल सकते हैं वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो जो स्लोप होता है जिसपे आप एक व्हील चेयर लेके जा सको वो नहीं बनाई जाती। तो क्या ऐसी जगह को आप व्हील हैंडीकैप फ्रेंडली बोलोगे कि कोई हैंडीकैप हो तो वो ट्रैवल कर सके? नहीं कर सकता। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि सो देखते हैं अभी क्या बचा लास्ट में। ये आपका बचा हेरिटेज वॉक्स। ये पहले हम वॉक्स कर लेते हैं कि हेरिटेज वॉक क्या होती है। कि टू गो ऑन अ टूर फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस इज नोन एज हेरिटेज वॉक। जब आप किसी ऐतिहासिक जगह पर टूर के लिए जाते हो तो उसको हम हेरिटेज वॉक कहते हैं। वन कैन एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग इन हेरिटेज वॉक्स। अब आपको इतिहास के बारे में जानना है, समझना है, तो ये एक अच्छा जरिया है कि आप एक हेरिटेज वॉक का हिस्सा बनो। क्योंकि वहां पर ना आपके पास साथ के साथ एक टूर गाइड चलता है। आपको एक बाय वॉक आधा घंटा, एक घंटा या कभी कभी 2 घंटे की भी हेरिटेज वॉक्स होती हैं। आपको ऑल अराउंड जो नेबरहुड है, जो एरिया है ना, वहां पे जितनी भी ऐतिहासिक जगह हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको वो बताते जाता है कि वो हेरिटेज वॉक होती है। सो वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती होती है। एक टूर गाइड होता है, मोस्टली 12 to 15 लोगों की एक ग्रुप बना के वो हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करते हैं। कि सो इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री, अगेन मिलेनियम्स ओल्ड, हजारों साल पुरानी। हर रीजन में, हर पीरियड में, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, हर पीरियड में, हर देश के कोने में हमारे पास कोई ना कोई जगह है। हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज इन सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो हेरिटेज वॉक्स होती हैं कि वो बहुत फेमस है। फिर महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में भी रेगुलरली ऑर्गेनाइज होती हैं। अगर आप मुंबई में हो या पुणे में हो तो अगेन आई सजेस्ट कि आप जा सकते हो। मैंने रिसेंटली ऐसी एक वॉक पे मैं गई थी थाने में, तो थाने में भी बहुत ऐसी जगह थी जो हमारे इंडिया की शीलाहारा डायनेस्टी जो है ना, उससे जुड़े कुछ प्रूफ्स थाने की अलग अलग जगहों पे, और फिर पोर्चुगीज टाइम के कुछ प्रूफ थाने के अलग अलग जगहों पर, एक नेबरहुड, पर्टिकुलर नेबरहुड में अलग अलग रैंडम जगहों पर कुछ ऐसे कह सकते हो चीजें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पड़े हुए थे। तो वो हमें उस हेरिटेज वॉक में पता चला। तो इससे क्या होता है, टू कैन एंकरेज पीपल टू सपोर्ट प्रोजेक्ट लाइक कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कलेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड पब्लिश इट थ्रू वेरियस मीडिया। तो हेरिटेज वॉक का एक इम्पोर्टेंस क्या है, एक मायना क्या है कि लोगों को ना आप इससे एंकरेज कर सकते हो। क्यों, क्या एंकरेजमेंट मिल सकती है लोगों को एक हेरिटेज वॉक पर जाने से? एंकरेजमेंट कि भाई हमारी जो ये ऐतिहासिक जगह है ना, हमें इसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। अब मैंने थाने में इतनी रैंडम जगहों पे, मतलब किसी बिल्डिंग के नीचे लॉबी में कोने में कहीं पे कोई बहुत ही प्राचीन जमाने की मूर्ति पड़ी है, या किसी सोसाइटी के लोकल एक टेम्पल में कोई प्राचीन जमाने की मूर्ति आधी टूटने को है वो, और वो वहां पे पड़ी है, मतलब उसको किसी ने प्रिजर्व करने का सोचा भी नहीं है कि अभी तक। तो ये सोच के ऐसा लगता है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाओगे, ऐसे हेरिटेज वॉक्स पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा ये सब चीजें। सो और दूसरा क्या इंकरेजमेंट मिलता है कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखते हो, और फिर उसको पब्लिश कर सकते हो अलग अलग मीडियम से। जैसे आप कोई हेरिटेज वॉक पे गए, आपने क्या सीखा, आपने क्या तस्वीरें खींची, उसको आप तस्वीरों को इंटरनेट पे, ब्लॉग्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करके बाकी लोगों को भी उसके बारे में बता सकते हो। Residences of renowned citizens who have passed away are also part of heritage.
सो रेजिडेंसेस मतलब घर, कुछ ऐसे लोगों के, रिनाउंड लोगों के, मशहूर लोगों के जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कई बार इस हेरिटेज वॉक का पार्ट होते हैं। जैसे कुछ जगह हैं, जैसे कि कह सकते हो साबरमती आश्रम है गुजरात में, जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। तो वो तो चाहे अब नहीं रहे, पर वो उनका रेजिडेंस था, तो वो अभी भी एक हेरिटेज है कि। फिर in some cities, blue plaques with the names and other relevant information of such citizens are placed on their residence as a part of heritage scheme. अगर आप साबरमती आश्रम में भी जाओगे, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप किसी भी महल में जाओगे जो कभी किसी राजा का घर हुआ करता था, तो वहां पर आपको उन लोगों के बारे में प्लेक, या ऐसे कह सकते हो कि बड़े से बोर्ड्स जिस पर लिखी होगी इंफॉर्मेशन कि भाई ये इंसान थे, ये राजा थे जो यहाँ रहा करते थे, जो यहाँ पर रहते थे, इन्होंने ये काम किया था, ये इस घराने से थे, ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको, रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है ना आपको, ये उनके रेजिडेंस पर ऐसा एक बोर्ड पे या प्लेक पे लगी हुई मिल जाएंगी। सो आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं कि अतिथि, अतिथि चाहे, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स कभी कभी भूल जाती हूँ मैं, पर ठीक है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है विथ पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है कि अगर इसको आप सही तरीके से मैनेज करो, प्रोफेशनली मैनेज करो, तो ये एक बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री है। हम कहते हैं ना कुछ काम के लिए कि भाई ये स्टेबल काम नहीं है, कि इसमें हमेशा कांस्टेंट इनकम नहीं आती के, या स्टेबल इंडस्ट्री नहीं है कि, बट टूरिज्म को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो उसमें बहुत पोटेंशियल है कि बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री के तौर पे सामने आती है। अच्छा चलिए देखते हैं कि कुछ और इमेजेस थी जो भूल गई। अच्छा, स्कोप फॉर, ये मैं देखती हूँ। इट हैज ट्रमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। एक्सपेरिमेंट करने का और इनोवेट करने का बहुत स्कोप होता है, मतलब बहुत ही स्पेस है कि ऐसा नहीं है कि बस जितनी तरह की हो गई उतनी ही हो गई। इसका देखो मतलब ये है कि मान लो ये टूरिज्म इंडस्ट्री, आप ये नहीं बोल सकते बस इतना जितना सर्किल है ना, बस इतनी ही चीजें हमारी हैं, यही टूरिज्म की फील्ड में होता है, इससे ज्यादा बाहर कुछ और है नहीं। नहीं, हमेशा स्कोप होता है, हमेशा स्पेस होती है और एक्सपांड करने की, और ज्यादा नई चीजों को ढूंढने की। अब ये स्कोप क्या है और क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जैसे मेरे को कुछ आइडियाज मिले तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यूनिक अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे? आप, आपके पास अगर रिसोर्सेस हैं तो आप ट्री हाउस बना सकते हो। आजकल तो अंडर वाटर होटल्स चलती हैं। कैप्सूल पॉट, जैसे कि जमीन के नीचे छोटा सा कैप्सूल बना के, या जमीन के ऊपर छोटा सा टेंट जैसा बना के। फिर इको लॉजेस, मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं वैसा, या कोई थीम्ड रिजॉर्ट। कई बार आजकल देखो थीम पे, हैरी पॉटर थीम पे हमें रेस्टोरेंट्स देखने मिलते हैं, वैसे ही आप हैरी पॉटर थीम पे रिजॉर्ट बना सकते हो। तो ये सब थीम बेस्ड होता है। फिर क्विजीन जो होता है, खाने पीने की चीजें होती हैं, उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो। लोकल चीजों को, जो दुनिया भर में चीजें बनती है, उनके चीजों से आप ब्लेंड कर सकते हो, एक नई डिशेस बना सकते हो। फिर वर्चुअल रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी आजकल बहुत चल रहा है कि आप किसी डेस्टिनेशन को बुक करने से पहले उसका प्रीव्यू, वो कैसी दिखती है, उसका एक प्रीव्यू वर्चुअली दिखाना कि भाई ये जगह ना ऐसी दिखती है कि। फिर आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस हो गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स उसमें भी होते हैं कि मार्केटिंग में आप ट्रैवल ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो कि। सो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो वो बता सकते हो कि a good number of opportunities of employment are available in tourism and hospitality industry. हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इस एरिया में, इस इंडस्ट्री में बहुत मौके हैं। गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत मौके हैं एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि आपको रोजगार मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। द कंट्री विच इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगिंस टू रिसीव रेवेन्यू इवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। एक ऐसा देश जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब क्या आप बोलोगे कि इंडिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या मुंबई का शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,
बिल्कुल बोल सकते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं मुंबई देखने के लिए, दुनिया भर से लोग आते हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, दिल्ली के अलग अलग जगहों को विजिट करने के लिए, इवन महाराष्ट्र के फोर्ट्स को विजिट करने के लिए भी देश के बाहर से, यूरोप और अमेरिका से भी लोग आते हैं। एक ऐसा देश जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है ना, वो टूरिस्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही कमाना शुरू कर देता है। ये जो रिसीव रेवेन्यू इवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव्स है ना, इसका यही मतलब है कि आप तब नहीं कमाते हो कि भाई हमारे यहाँ होटल में जब टूरिस्ट रहने आएगा तो हम उसके रूम का चार्ज लेके तब हम टूरिज्म से कमाएंगे। नहीं, आप टूरिस्ट के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले से ही कमाते हो। कैसे? ही हैज टू पे फॉर हिज वीजा। आपको कहीं पे भी देश में जाना हो या किसी भी देश के इंसान को यहाँ आना हो, उसको पहले क्या चाहिए? वीजा चाहिए एम्बेसी से। उसके लिए वो क्या करता है? पहले बुक करता है जहां से वो आ रहा है। कोई अमेरिका से इंडिया ट्रेवल कर रहा है, वो पहले अमेरिका में या यूरोप में या चाहे एशिया की किसी और कंट्री से आ रहा हो, पहले उसे अपनी कंट्री में बैठे इंडिया को वीजा की फी पे करनी होगी। उसके बाद भी उसको होटल्स भी बुक करनी होगी, अपने खाने पीने का खर्चा होगा। उसके बाद ट्रांसलेटर की हो सकता है जरूरत पड़े, उसे गाइड की जरूरत पड़ सकती है। फिर न्यूज़पेपर्स लोग खरीदते हैं कि रेफरेंस के लिए क्या किताबें होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया मुंबई के रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड वो बुक्स होती हैं कि सोवेनियर्स। आप कुछ चीजें खरीदते जाते हो ना कि भाई ये जगह, अगर हम इस जगह पे जा रहे हैं तो हम यहाँ से क्या खरीद के लाए, वो हमारा होता है सोविनियर, जो हम किस उस जगह की या किसी इवेंट या किसी जगह की याद में खरीदते हैं ना, वो होता है सोविनियर। तो उन सब चीजों पर भी क्या लगता है? पैसा लगता है। कहाँ जाएगा वो पैसा? अपने देश में थोड़ी ना खर्च रहा है, हमारे यहाँ घूमने आएगा तो हमारे यहाँ खर्च होगा। तो क्या होता है इससे? दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। अगर आपका देश एक टूरिस्ट फ्रेंडली देश है, जहां पर आप टूरिस्ट को वेलकम करते हो, तो आप उससे अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि वो आपके देश में आएगा, आपके यहाँ पर रहेगा, आपके यहाँ पर खाएगा पिएगा, यहाँ पे घूमेगा, आपके टूर गाइड्स को फी पे करेगा, तो मतलब आपके देश में खर्चा करेगा। और जब कोई आपके देश में खर्चा करेगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। Markets in the vicinity grow along with the development of tourist center. Hence, local handicraft cottage industry began to develop. कहीं पे भी टूरिस्ट सेंटर होने दो, मान लो मुंबई लोग आते हैं, तो ये नहीं कि हम बस ये CSMT स्टेशन देख लिया या गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया और ताजमहल होटल देख लिया, हो गया बस इसी में। उसके आसपास मार्केट भी डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लोकल्स, फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं, अगर वो गेटवे ऑफ इंडिया देख के जाएंगे और आगे उनके पूरा मार्केट लगा हुआ है, वहां पर हमारे लोकल सामान मिल रहे हैं, वहां पे हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के सामान मिल रहे हैं, वो खरीद के जाएंगे, एज अ सोविनियर खरीद के जाएंगे। The demand for locally processed food items and ethnic handicrafts increase. अब कोई मुंबई आता है, बोलता है यार, सब उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वड़ा पाव खा के जाइए, तो वो लोकल फूड है, लोकली प्रोसेस्ड है, यहीं पे बना है, यहीं के जो बनाते हैं वड़ा पाव वाले, उन्हीं को पैसा कमाना मिलता है कि उनकी डिमांड बढ़ती है उनके खाने पीने की चीजों की। फिर एथनिक हैंडीक्राफ्ट होता है, जैसे इंडिया में कई जगहों पर कोई पर्टिकुलर, जैसे महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी फेमस है हैंडीक्राफ्ट में, मुझे एक याद आता है पैठनी टेक्सटाइल में, हैंडीक्राफ्ट में पैठनी साड़ी बहुत फेमस है। तो कई बार लोग इंडिया के या बाहर के आते हैं तो वो खरीदते हैं। इससे क्या होता है? लोकल लोगों के लिए, लोकल बिजनेसमैन के लिए, उन कमाने के लिए एक बेहतर इनकम, उनकी कमाई बढ़ती है कि जब कोई आपके लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदता है ना, तो उससे क्या होता है? आपकी कमाई बढ़ती है कि। अब देखते हैं महाराष्ट्र में टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज अ स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज। अब महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर धरोहर की भरपार है कि रॉक कट केव्स है, अजंता अलोरा जैसे, भरपूरी एलिफेंटा जैसे, पिलग्रिम साइट्स तीर्थ स्थल है, देहू, अलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, फिर क्या है? शेगांव, तुलजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलंग, गुरुद्वारा ऑफ नांदेड़, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई,
हिल स्टेशंस भी हैं, ये सब क्या हो गया, तीर्थ स्थल है, ये सब यहाँ तक जो है ये तीर्थ स्थल है। फिर हिल स्टेशन है, पहाड़ी जगह, महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावाला, माथेरान, चिखलदारा, ये सब हमारे क्या है, हिल स्टेशन है। डैम्स हैं, बांध बने हुए हैं, कोयना नगर, जयकवाड़ी, बटगढ़, चंदोली, और जहां मैं रहती हूँ वहां से बहुत क्लोज एक है। फिर सेंचुरी, सेंचुरीज मतलब जहाँ पे जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, आप वहां पर क्या कहते हैं, सफारी के लिए जाते हो। तो कौन सी जगह है, दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा, ताडोबा, यस ताडोबा। आई सजेस्ट पर्सनली, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी ना ताडोबा जरूर विजिट करिएगा एक सफारी के लिए। सो महाराष्ट्र में सब कुछ है, नेचुरल जगहें भी है, रॉक कट केव्स जैसी जगहें हैं, पिलग्रिम पिलग्रिम साइट्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, बांध हैं, हिल स्टेशंस हैं, और सेंचुरीज भी हैं। मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, कि आप एज अ टूरिस्ट सेंटर कह सकते हो, ये एक महाराष्ट्र टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पे लोगों को आकर देखने के लिए बहुत कुछ है कि। सो अब टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र ने क्या किया, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC सेटअप किया था 1975 में। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी, हो सकता है आपसे ईयर एज द ब्लैंक पूछ लें कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब स्टेब्लिश हुआ था, डैश। क्या किया, हेल्प किया डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में, क्या प्रोवाइड किया, टूरिस्ट के लिए होटल, ऑलमोस्ट 47 प्लेसेस पे, 47 जगहों पर होटल्स बनाई गई। टुगेदर दिस होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 से ज्यादा टूरिस्ट को। ये 40 से ज्यादा जो होटल्स है ना, 47 प्लेसेस पे जो ये होटल्स है, ये 4000 टूरिस्ट को रहने की जगह दे सकती है। Many private entrepreneurs are also providing hospitality service to tourists. Many private entrepreneurs जैसे प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अपनी होटल्स चलाते हैं, उनकी भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है टूरिस्ट के लिए। अब ये एक अनोखी बात है, सच में ये बहुत ही अनोखी बात है कि एक विलेज ऑफ बुक्स है, किताबों का गांव, किताबों का गांव। बिल्हार इज अ विलेज नियर महाबलेश्वर। अब अगर आप महाराष्ट्र से हो या नहीं भी हो तो पता होगा कि महाबलेश्वर सबसे ज्यादा फेमस है स्ट्रॉबेरीज के लिए। लेकिन स्ट्रॉबेरीज के अलावा महाबलेश्वर के पास बिल्हार नाम की एक जगह है, जिसको कहते हैं विलेज ऑफ बुक्स, किताबों का गांव। यहाँ पे आपको दिखेगा पुस्तकांचा गांव। आई थिंक मैंने आगे फोटोज दी हैं, मैं आपको फोटोज भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब है ना जो, वहां की फोटो है कि मैंने ली थी पर्सनली। ये इसके यहाँ से चलते आए थे ना, तो ये गोल्डन टेम्पल के पीछे पूरा मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट था। तो मैंने जो आपको समझाया ना कि जो भी टूरिस्ट सेंटर होता है उसके आसपास मार्केट बनाए जाते हैं, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि ये भी एक वही वही का फोटो है, कि ये वही का फोटोग्राफ है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सामने, ये स्टैचू रहा ये वाला। अच्छा, नहीं नहीं दिखेगा, ओके। फिर ये कुछ जगह है, देहू, जहां से संत तुकाराम की पालकी उठाई जाती है, कि जब पंढरपुर की यात्रा होती है महाराष्ट्र में, पंढरपुर यात्रा बहुत ही मतलब बहुत ही सेक्रेड इवेंट होता है महाराष्ट्र में। फिर आलंदी वो जगह है जहां से संत ज्ञानेश्वर की पालकी उठाई जाती है कि पंढरपुर यात्रा में। तो ये दोनों जगह, आलंदी देहू, दोनों ही तीर्थ स्थल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट। ये है पुस्तकांचा गांव, विलेज ऑफ बुक्स। आपको दिखेगा ये घर के बाहर, यहाँ पे गेट है, कि देखो यहाँ पे गेट है, और यहाँ पे आपको घर के बाहर दिखेगा कि पूरा का पूरा बुक शेल्फ रखा हुआ है ये। और ये है ना, शहर में ये सब लगे हुए हैं कि बोर्ड्स, कि ये पुस्तकांचा गांव है, कि बुक्स ऑफ, विलेज ऑफ बुक्स है, कि तो यहीं तक था शायद चैप्टर। अच्छा, यही था। हर घर में यहाँ पे एक लाइब्रेरी है कि टूरिस्ट के लिए। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture movement for reader tourists to enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the works of old and new authors and saints। बहुत ही लंबा सा सेंटेंस है, मैं बोलते बोलते भी थक गई। क्या है ना कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको ना प्रमोट किया, कि भाई हमारे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में ये गांव है जो किताबों का गांव है, यहाँ पे आपको हर घर में एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब ये क्या सोच के प्रमोट किया कि जो रीडिंग कल्चर है, पढ़ने का जो ये लोगों का शौक है ना, वो बढ़ाया जाए,
और रीडिंग कल्चर जो मूवमेंट है ना उसको बढ़ावा मिले, एक्सेलरेशन मिले, बढ़ावा मिले, ताकि जो टूरिस्ट पढ़ना भी पसंद करते हैं, वो जो टूरिस्ट भी हैं और रीडर भी हैं, रीडर टूरिस्ट हैं, उन्हें मराठी लिटरेचर की नई नए ऑथर्स और पुराने ऑथर्स और जो सेंट हैं हमारे यहाँ, उन किताबें, उनके काम, उनका लिटरेचर, उनकी लिखी गई बातें वो पढ़ सकें। अब इसमें क्या क्या होता है, इन टेक्स्ट में क्या होता है, बायोग्राफी, आत्मकथा, फिक्शन, पोइट्री, कविताएं, लिटरेचर बाय वुमेन, औरतों में लिखे हुए काम, स्पोर्ट्स पर लिखा हुआ लिटरेचर, बच्चों के लिए लिखी गई किताबें, ये सब होता है। इफ यू गो टू महाबलेश्वर, मेक अ पॉइंट टू विजिट बिल्हार एज वेल। अगर जाते हो महाबलेश्वर या जाने वाले हो तो विजिट करना। So, can you tell what kind of new occupations were introduced in the surrounding of your village/town because of growing tourism? अभी आपका काम है, अगर आपके यहाँ पे आसपास कहीं ऐसी जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है कि जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उसकी वजह से क्या नई ऑक्यूपेशंस, क्या नए बिजनेसेस ओपन हुए? What difference could be observed in lifestyle of people in the surrounding of your own village town? अब लोगों की रहने की जो लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें क्या बदलाव आया जब टूरिज्म ग्रो हुआ आपके शहर में? तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको ही करना है, मैं नहीं बता सकती आपके यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है। तो ये भी जान लीजिए, कल्चरल टूरिज्म इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक विजिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रेप्यूट, trying to get a glimpse of local culture, history, tradition, visiting historical monuments at a place, trying to appreciate the achievements of locals and participating in local food. अब देखो, कल्चरल किसी जगह की संस्कृति को आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे विजिट करते हो। जैसे अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों, वहां पर पढ़ने पढ़ाने का क्या तरीका है, क्योंकि हर जगह पे एजुकेशन सिस्टम अलग होता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अलग है, अगर आप चाइना जाते हो वहां पे अलग है, अगर आप यूरोप जाओगे वहां पे एजुकेशन बहुत अलग है। तो वहां पे एजुकेशन कैसी है, इससे भी आपको पता चलेगा कि वहां की संस्कृति कैसी है। फिर वहां के लोकल लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, उनका इतिहास क्या है, उनकी ऐतिहासिक जगहों पर जाओगे। फिर लोगों ने क्या अचीव किया, वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है, वहां के फेस्टिवल्स क्या हैं, उनका डांस और म्यूजिक कैसा है। इन सब चीजों से आपको कहीं की भी संस्कृति पता चल जाएगी। एक और है, डू यू नो, महाबलेश्वर, पंचगनी दोनों हिल स्टेशन हैं, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं, हजारों में आते हैं यहाँ पे। These tourists are accompanied by guides who provide relevant information on the sightseeing tour. आप कहीं पे भी जाते हो, देश के बाहर जाओ, चाहे देश के अंदर घूमो, चाहे इंडिया के अपने महाराष्ट्र की हिल स्टेशन पे जाओ, आपको टूर गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको उस जगह के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। कुछ जगहों पर फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में जाती हूँ, हमेशा वहां पे फोटोग्राफर्स होते हैं। हॉर्स कीपर्स, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा चलाने के लिए घोड़ों को पालने वाले लोग मिलेंगे जो घोड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं घोड़ा गाड़ी के लिए, या इवन हॉर्स राइड माथेरान में बहुत फेमस है। द लोकल पीपल हु आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज कैन अर्न गुड मनी फॉर देयर सर्विसेज। अब वहां के लोकल लोग जो इन एक्टिविटीज में, यानी कि घोड़े पालने के, या फिर कह लो तस्वीरें खींचने के, या एज अ टूर गाइड काम करने में एम्प्लॉयड होते हैं, वो एक अच्छी खासी कमाई कमा सकते हैं अपनी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करके। कौन सी सर्विसेज, तस्वीरें खींच ली, आपको घोड़े पे राइड मिल गई, या कुछ और आप कह सकते हो, वहां पे आपको छोटे मोटे खाने पीने की जगहें मिल गई। तो ये सब चीजों से क्या है ना, कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, लाइवलीहुड है, एक जिंदगी बिताने का ना कई लोगों का एक जरिया है। आप में से पता नहीं, हो सकता है किसी की फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग हों जो इन्हीं में से किसी जॉब्स में हों और इसी में से अपना काम चलाते हों, अपना घर चलाते हों। तो टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे, जिसमें बहुत से लोगों का घर, बहुत से लोगों की जिंदगी, लाइवलीहुड निर्भर करता है। आगे आपके आ गया एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर। आपको जो पूरा क्वेश्चन आंसर है ना वो तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे बाद में, लास्ट में दिसंबर से आपको मिलना शुरू होगा वो।
सो आपके ब्लैंक्स देख लेते हैं। थॉमस कुक स्टैब्लिश क्या किया था, उन्होंने क्या बेचकर अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टैब्लिश की, टूरिस्ट टिकट्स। ऑफ कोर्स आप ट्रैवल एजेंसी खिलौने, हैंडीक्राफ्ट या खाने पीने की चीजें बेच के नहीं करते हो, टूरिस्ट टिकट्स बेचे। बिल्हार अभी अभी आपको बताया, बुक ऑफ विलेज ऑफ बुक्स कहते हैं। फिर इनमें से कौन सा गलत है, माथेरान हिल स्टेशन है, ऑफ कोर्स है। कोल्हापुर पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल है। अजंता हाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है। लेकिन ताड़ोबा जो है ना वो सेंचुरी है, कि मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको कहा भी कि पर्सनली मेरी सजेशन है ताड़ोबा सेंचुरी विजिट करना एक बार। Explain the following statements with reasons. Number of people traveling back and forth from India has increased considerably. हाँ बिल्कुल बढ़ गया है। इंडिया से बाहर और इंडिया में आने जाने वाले लोगों का आना जाना आजकल बहुत बढ़ गया है। कि क्यों बढ़ गया है इसका आपको रीजन भी देना है, कि तो आई थिंक यहाँ पे आपका मिल जाएगा क्या है। क्योंकि हमारे पास रेलवे, समुद्र का रास्ता और एयर के रास्ते ट्रेवल करने का बहुत सारे ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए लोग आना जाना करते हैं आजकल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हेरिटेज हिस्टोरिकल साइट्स। अभी अभी आपको समझाया कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपके जो ऐतिहासिक जगह है ना वो प्रिजर्व हो। अभी क्या आपको मैंने बताए थे, यहाँ पे मैंने आपको बताए थे कुछ आइडियाज। देखो ये दो, आप खुद दो ये रिजॉल्व्स ले सकते हो, ये आप लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, जो हालत हम बना देते हैं ना जगहों की, ये देखते। ये तो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं 2 मार्क्स के लिए, अगेन 25 to 30 वर्ड्स और कॉन्सेप्ट चार्ट। ये तो जगहों के आपको नाम लिखते हैं, तो ये तो हो गया सीएसएमटी स्टेशन, रेलवे स्टेशन में। सेंचुरी में ताड़ोबा हो गया। नेचुरल हेरिटेज में कांस लिख सकते हो। वेस्टर्न घाट लिख सकते हो, कांस पत्थर लिख सकते हो। रॉक रॉक कट के उसमें अजंता, वेलूर, वेरुल, और फिर एलिफेंटा, घरपुड़ी केव्स, ये सब हो गया आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आंसर द फॉलोइंग, ये सब आपको मिलेगा बाद में एक पीडीएफ में। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है ना राइट में, ये ज्वाइन करनी है। इसी पे सब कुछ आपको डिटेल्स मिलेंगी, सारा आपको कंटेंट, सारा आपको मटेरियल इसी पे मिलने वाला है। कि इंस्टाग्राम का भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स वहां पे आते हैं कि आपको। तो मुझसे अगर आपको सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपके कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि क्या आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कमेंट्स में, मुझे ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा। आपने देखा और आप चले गए तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस 4th चैप्टर को, और हिस्ट्री का एक ही चैप्टर बचता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।